नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, जो अभी ये 3 कृषि बिल आए हैं, इनके बारे में। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो और बनाई थी एमएसपी की। एमएसपी के बारे में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था और वहाँ पे आपको वह जो क्लास है, वह आपको समझ में आ गई होगी। अगर वह समझ में नहीं आई दोस्तों, या अगर आपने वो नहीं देखी है, तो आप जो है इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो वहाँ पे जाकर के आप उसको देख सकते हो। तो इन 3 अध्यादेशों के बारे में, इन 3 विधेयकों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। अभी जो किसान विरोध कर रहे हैं, तो वास्तव में ये है क्या, बिल्कुल एक सरल भाषा में इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा दोस्तों। और आप अगर बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो ये आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ भी जाएगा। तो हम बात करते हैं 3 अध्यादेशों के बारे में, 3 बिलों के बारे में। तो इनमें सबसे पहला जो हमारा बिल आता है, वो आता है दोस्तों आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। नाम से ही हमें पता चल रहा है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। मतलब ये जो वस्तुएं हैं दोस्तों, ये आवश्यक वस्तुएं हैं। कौन सी आवश्यक वस्तुएं हैं? इसमें सिंपल ही बात है, जब आवश्यक वस्तु बोला है तो सिंपल ही बात है, यहाँ पे कुछ वस्तुओं के बारे में बताया होगा। इसमें कहा गया है कि अनाज, उसके बाद दालें, ठीक है, तिलहन, अनाज, दालें, तिलहन, प्याज, आलू, ये जो कुछ वस्तुएं हैं, कुछ प्रमुख खाद्य सामग्री हैं, इनको पहले आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के अंतर्गत इनको पहले रखा जाता था। इनको प्रमुख वस्तुएं माना जाता था। और ये जो प्रमुख वस्तुएं होती थी दोस्तों, इनको हम या आम जो किसान है या कोई भी इनको ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था। ठीक है, इनको ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था। और इनको जब ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था, तो क्या होता था, अगर इनको हम स्टॉक करते थे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे अनाज हुआ, ठीक है, अनाज, दालें, तिलहन, प्याज, उसके बाद अगर हम बात करें आलू, ये जो वस्तुएं हैं, ये ज़्यादा स्टॉक करने से क्या होता था दोस्तों, ये ज़्यादा स्टॉक करने से जो है इनके रेट हाई हो जाते थे बाज़ार में। तो उन्हीं रेट हाई को बचने के लिए क्या किया जाता था, इनके लिए एक कानून बनाया था। और उस कानून के तहत जो है इनको ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जा सकता था। लेकिन अभी सरकार ने क्या कहा है, अभी सरकार ने कहा है कि अब इन वस्तुओं को स्टॉक किया जा सकता है। अब इन वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, स्टॉक किया जा सकता है दोस्तों। इनके लाभ क्या हैं और इनकी हानियाँ क्या हैं, ये सारी की सारी बातें हम बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो अनाज यहाँ पे बताया गया है कि अनाज हुआ, ठीक है, अनाज, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू, ठीक है, ये जितनी जो वस्तुएं हैं, इनको जो है अब हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बताया गया है सबसे पहले वाले कृषि बिल में। ठीक है, जो हमारा जो पहला जो कृषि बिल है, उसमें यही बातें बताई गई हैं। अब इसमें ये कहा गया है कि इससे पहले क्या था कि एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया गया था। ये अधिनियम बना था दोस्तों इससे पहले। इस अधिनियम में क्या कहा गया था, इस अधिनियम में ये कहा गया था, या 1955 की जो स्थितियां थी उसके तहत क्या था कि ये जो वस्तुएं थी, इनको हम स्टॉक नहीं करेंगे। अगर स्टॉक करेंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास जो खाद्य सामग्री थी, वो एक प्रकार से एक लिमिटेड खाद्य सामग्री थी। लेकिन अभी जो सरकार ने तर्क दिया है, वो कहा है कि भारत खाद्य सामग्री के तहत जो है आत्मनिर्भर बन चुका है। और अब भारत जो है, अब जो किसान जो है वो स्टॉक कर सकता है। ये बातें जो है भारत सरकार ने कही हैं। ठीक है, लेकिन इसके बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसके बारे में आपको बता दूँ, यह जो कानून है, इस कानून की कमियां क्या हैं, या इस विधेयक की कमियां क्या हैं, या किसानों को आपत्तियां क्या हैं, वो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं। तो इसके तहत कहा गया है कि किसान ये कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जमाखोरी होगी, और इससे अगर ज़्यादा जमाखोरी होगी तो इससे आम किसान को फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे जो फ़ायदा जो होगा दोस्तों, वो किसको होगा, फ़ायदा जो होगा इससे इससे बड़े व्यापारियों को फ़ायदा होगा। और बात भी बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इससे फ़ायदा किसको होगा, इससे फ़ायदा होगा बड़े व्यापारियों को। किसान, सिंपल ही बात है, किसान दोस्तों जैसे ही उसको फसल होती है, तो वो सीधा बाज़ार की तरफ जाता है, वो मंडियों की तरफ जाता है, वो कभी स्टॉक नहीं करता। ठीक है, तो सीधा सीधा इससे फ़ायदा हो रहा है, और जिससे फ़ायदा बड़े व्यापारियों को होगा, तो वह स्टॉक करेंगे। तो सिंपली बात है, बाज़ार में जब कोई वस्तु ही नहीं आएगी, तो उससे जो है क्या होगा, उससे जो है उसका रेट हाई होगा। रेट हाई होगा तो सिंपली बात है, महंगाई बढ़ेगी। तो ये पहला जो विधेयक है, ये पहला जो अगर हम बात करें, पहला जो बिल है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, तो इसको सुधार करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे बिल के बारे में दोस्तों। जो हमारा दूसरा बिल है, उसके बारे में बात करते हैं।
दूसरा जो हमारा बिल है, दूसरा जो हमारा विधेयक है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, या इसका नाम जो है वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार। ठीक है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा। देखो दोस्तों, वो पहला क्या था, वो वस्तुओं से संबंधित था, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, आवश्यक वस्तुओं से था। और इसमें क्या कहा गया है, उपज वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य एवं व्यापार, व्यापार के बारे में बताया गया। तो सिंपल ही बात है, व्यापार के बारे में इसमें बताया गया होगा। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि अगर किसान चाहे तो, पहले किसान क्या करता था, पहले किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में जाता था। और ये सारी की सारी जो मंडियां हैं, इनको हम एपीएमसी बोलते थे, एपीएमसी मंडियां। ठीक है, इन एपीएमसी मंडियों में किसान जाता था और वहाँ पे जो है उसकी खरीदारी होती थी, उसकी फसल की खरीदारी होती थी। लेकिन सरकार ने अब एक नया विधेयक बनाया है, एक नया कानून बनाया है। और इस कानून के तहत सरकार ने कहा है कि अब किसानों को मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। किसान चाहे तो वह अपने घर से भी या किसी भी स्थान से जो है, या अपने खेतों से जो है, किसान किसी भी व्यक्ति को, पहले क्या होता था, पहले मंडियों में आड़ती होते थे दोस्तों, आड़ती। ठीक है, पहले मंडियों में आड़ती होते थे और आड़तियों को जो है किसान बेचता था। और आड़तियों के बीच में और किसानों के बीच में एक प्रकार से संपर्क होता था और फिर वह उसको बेचता था, अपनी सारी की सारी फसल बेचता था दोस्तों। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि ये जो मंडियाँ जो हैं, इनको हम समाप्त कर रहे हैं और मंडियों की जगह आप कहीं पर भी या किसी भी व्यक्ति को, बिना आड़ती के किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आप अपने घर से या आप अपने खेत से कहीं से भी जो है आप फसल बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, फसल आप बेच सकते हो। अब मुझे इस बात का, मैं कई बार सोचता हूँ कि पहले भी तो यही था, पहले भी यही कानून था, पहले भी क्या होता था, पहले भी तो यही होता था, हम घर से भी बेच सकते थे, अपने खेत से भी बेच सकते थे। लेकिन अब इसने मंडियों को जो है समाप्त कर दिया है। तो ये जो बताया गया है, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक 2020 में बताया गया दोस्तों। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया है। अब इसके लाभ के बारे में क्या कहा है कि भाई उसको, उनको जो है अच्छा मूल्य मिल जाएगा। लेकिन अब विधेयक की आलोचना क्यों हो रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि एपीएमसी मंडियों के बाहर अगर खरीद या बिक्री होगी तो इससे क्या होगा, इससे जो है क्या होगा दोस्तों, इससे जो है कोई भी व्यक्ति जो एपीएमसी मंडियों के बाहर से खरीदेगा, वह किसानों की फसल का एक अच्छा रेट नहीं लगा पाएगा दोस्तों। ठीक है, वह अपनी मनमर्जी का रेट लगाएगा। क्योंकि अगर 10 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई इनको बेचना तो है ही, हमको ही बेचना है, ठीक है, तो इनको बेचना तो है ही, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो जो है अपना मनमर्जी का रेट लगाएंगे। अब इससे पहले तो क्या होता था, इससे पहले किसान के पास ऑप्शन होता था। किसान अगर उनको नहीं खरीदता, किसान अगर उनको नहीं देता तो सीधा मंडियों में जा सकता था दोस्तों। लेकिन अब वो मंडियों वाला ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अब किसान, सिंपल ही बात है, अब किसान मार में आएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि किसान को घाटा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब किसान को क्या होने वाला है, घाटा होने वाला दोस्तों। तो यही बातें बताई गई हैं, यही बातें बताई गई हैं। बाकी सरकारी के अलग अलग तर्क हैं कि भाई वहाँ पे टैक्स लगता था, ठीक है, और टैक्स को बचाया गया है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। पर बाकी जो है इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। तो ये दोनों के दोनों आपको समझ में आए होंगे। पहला विधेयक था आवश्यक वस्तु संशोधन का, और दूसरा जो विधेयक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें व्यापार व वाणिज्य के बारे में बताया गया है, व्यापार व वाणिज्य। अब हम बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में। तीसरा जो हमारा बिल है, तीसरा जो हमारा बिल है दोस्तों, इसको हम बोल सकते हैं कृषि सेवा बिल। तीसरा जो हमारा बिल है, इसको हम बोल सकते हैं कृषि सेवा विधेयक या कृषि सेवा बिल, या इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोस्तों। ठीक है, तो ये जो बिल है इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बिल के तहत क्या कहा गया है कि इस विधेयक के तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी वैधता प्रदान की जाती है, जिससे बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़ी जो कंपनियां हैं, वो सीधे कॉन्ट्रैक्ट से ज़मीन में खेती कर सकेंगे। अब वो क्या करेंगे, वो किसी गाँव में जाएंगे, जितने जो बड़े किसान हैं दोस्तों, उनकी अगर 20 किले हैं, 50 किले, जितने भी जो उनकी जो ज़मीन है, उसके साथ वह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप लोगों ने आलू की फसल उगानी है, या आप लोगों ने क्या करना है भाई, आप लोगों ने मक्का की फसल उगानी है। मतलब इस प्रकार से वह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो उसी टाइम, उसी जो समय जो है, वो ये बता देंगे कि हम आपकी फसल का रेट ये देंगे। ठीक है, हम आपकी फसल का रेट ये देंगे, और इसी के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी।
इसमें क्या कहा गया है, इस विधेयक के लाभ तो ये बताए गए हैं कि भाई किसानों को जो है अच्छा रेट हाई रेट मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा, पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन लेकिन दोस्तों, लेकिन किसानों का विरोध ये है कि अगर वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, जो कि पहली बात तो ये है कि कोई भी कंपनी वाला जो है वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो करेगा बड़े किसानों के साथ, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी। जिसके पास कम ज़मीन होगी उसके साथ वह यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। पहली बात तो ये है, पहले तो इसमें कमी ये है। दूसरी कमी क्या है, एमएसपी दोस्तों। एमएसपी का सारा मैटर है। एमएसपी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, किसानों की मांग है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे पहले तो दिक्कत यहीं आएगी कि बड़े किसानों को इसका फ़ायदा होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है दोस्तों, अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मान लो वह बोलता है कि भाई, जैसे उसने बोल दिया कि आपने आलू उगाना है और आलू का रेट उसने बता दिया कि भाई जितना जो आपका आलू होगा वो मैं 20 रुपये किलो आपका आलू ले लूँगा। लेकिन 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 दोस्तों, अगर एमएसपी रेट अगर हम बात करें, अगर मंडियों में अगर उस समय अगर दोस्तों बाज़ार में आलू का रेट हाई हो जाता है, या भाई आलू का रेट बाज़ार में 50 रुपये किलो हो जाता है, तो किसान को सिंपल ही बात है, किसान को सीधी सीधी मार लग रही है दोस्तों। ठीक है, किसान का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। इससे पहले तो क्या होता था, इससे पहले यह होता था कि अगर किसान चाहे तो भाई किसी को जो है 20 रुपये किलो के भाव से, अगर उसने 20 रुपये बोल दिया तो 20 रुपये किलो के भाव से उसको बेच सकता था। लेकिन किसान के पास एक प्रकार से मंडियाँ होती थी, वह सीधा एमएसपी से मंडियों में जा कर के, अगर उसको इससे बेनिफिट नहीं लगता था तो वह मंडियों में जा कर के अपना सामान बेच सकता था। लेकिन अब वह सीधा दोस्तों क्या हो सकता है, अब उसको सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि एक तो भाई जो छोटे किसान हैं उनको इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरा जो है, अगर एमएसपी होता तो एमएसपी पर अगर ख़रीदारी होती तो अभी कोई नुकसान होने वाला नहीं था। तो इसीलिए पंजाब में, इसीलिए हरियाणा में और यूपी में जो है इसका विरोध हो रहा है। हाँ, और पंजाब के सरकार ने एक बात और कही है जो कि अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बात सही भी है। पंजाब सरकार ने कहा है कि हमारे संविधान में कृषि का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। कृषि का जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय है तो राज्य सरकार जो चाहेगी, कृषि के ऊपर जो भी कानून बनाएगी वही मान्य होगा। तो हम, केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार पूरे भारत में इसको लागू कर रही है। तो पंजाब सरकार ने कहा कि आप पूरे भारत में इसको लागू कैसे कर रहे हो, यह जब राज्य सूची का विषय है तो इसको पूरे भारत में लागू कैसे होगा। ये पूरे भारत में लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह राज्य का विषय है। तो राज्य सरकार जब चाहेगी तभी ये लागू होगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये तीनों के तीनों जो बिल हैं ये आपको समझ में आए होंगे। पहला था आवश्यक वस्तु संशोधन, दूसरा जो है वो हमारा दोस्तों था व्यापार वाणिज्य का। ठीक है, आवश्यक वस्तु में उन वस्तुओं को हम जमाखोरी कर सकते हैं, आलू, अनाज, प्याज, ठीक है, दालें, तिलहन। उसके बाद वाणिज्य व्यापार में मंडियों को समाप्त करने के बारे में बताया था। और तीसरा जो हमारा जो यहाँ पे बताया गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया गया दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जो है बड़ी कंपनियों से सीधे जुड़ सकते हैं। तो इन तीनों के तीनों जो ये विधेयक हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, इनमें सुधार की आवश्यकता है और एमएसपी जो है वो लागू ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।